तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के टॉप 30 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दांत का इनेमल किससे बनता है। तो जो दांत का इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सीपाइटाइड से बनता है। ठीक है, किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइड से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में शामिल है। तो इसमें हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक है वो शामिल है। ठीक है, जो क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है, तो यह कैल्शियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है। तो मानव पुरुषों में जो यौवन की आयु होती है वो 1214 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा कि स्त्रियों में कितना होता है। तो स्त्रियों में 10 से 13 के बीच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में स्त्रियों में यौवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि जो सॉरी यहाँ पर जो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S गैस कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजर जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फेट गैस है H2S कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO जो SO4 के नीले घोल है उसके साथ गुजरता है तो क्या होता है, उसका रंग काला बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जो चीनी का कार्मेलाइजेशन है यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी ये सब भौतिक परिवर्तन है। जो आशुद्ध जल का उबलना, पानी में नमक का विघटन, यह सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो चीनी का कार्मेलाइजेशन है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फूल के मादा प्रजनन भाग होता है। तो फूल के जो मादा प्रजनन भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि जो फूल का नर प्रजनन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, दूर में से कोई पूछता है एक ठो। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो जो सिलियरी पेशियां हैं उसी कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो प्रकाश का जो परिकरण है उसी कारण प्रकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेंस की शक्ति -4.0 डायप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो जब भी माइनस दिया रहेगा तो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, माइनस का चिन्ह रहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस दिया रहता, यहाँ पर पूछता कि लेंस की शक्ति +4.0 डायप्टर है तो यह उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस है तो अवतल लेंस हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टी को एक शुद्ध छोटे पौधे यानी कि स्मॉल टी के साथ संकरनित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसका संकलन करते हैं। कह रहा है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि जो शुद्ध लंबा पौधा होता है वो कैपिटल T होता है, क्रॉस कराया गया है छोटे पौधों जो शुद्ध छोटे पौधों है स्मॉल टी। ठीक है, तो F2 जो F1 पीढ़ी है F1 पीढ़ी में बनेगा, यहाँ से एक टी आ जाएगा कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और यहाँ से फिर कैपिटल टी आ जाएगा कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये कैपिटल टी उतर गया और यहाँ से स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कैपिटल टी आ गया और यहाँ से फिर एक स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको संकलन करना है, F2 पीढ़ी निकालना है। एक बार फिर संकलन करेंगे तो जो यहाँ पर जो संकलन होगा वो F2 पीढ़ी में बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए F2 पीढ़ी में कैपिटल टी हो गया और यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी हो गया और यहाँ से आप लोगों का उतरेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर यहाँ पर उतरेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में उतरेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है
कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे हैं। तो शुद्ध लंबा पौधा है वो कैपिटल टी है, और शुद्ध लंबे छोटे पौधों स्मॉल टी, यानी कि 1:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर पूछता कि सब कितने टोटल लंबे पौधे हैं और छोटे छोटे कितने पौधे हैं, तो जो लंबे पौधे हैं वो 3:1 यहाँ पर 1 हो जाता है। क्यों 3:1 हो जाता है? क्योंकि जो कैपिटल टी और दोनों है ए, और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो सभी लंबे पौधे में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात पूछा है, तो 1:1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन ज्ञात करना है। तो इसका जो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या कर रहा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण यहाँ पर लिख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी कितना है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या में है, यहाँ पर पूछ रहा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का होता है माइनस। ठीक है, तो अवतल दर्पण का हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी इसका है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण पूछा है। ठीक है, यह हो गया। यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। यह फार्मूला कभी कभी पूछता है कि फोकस दूरी याद करने का फार्मूला बताइए, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये हो गया। चलिए फार्मूला हम पुट करते हैं। तो फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/f, फार्मूला क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का f का मान कितना दिया हुआ है, -25 हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। इक्वल टू v का मान नहीं दिया हुआ है, तो v का मान हमको ज्ञात करना है। तब जब हम लोग आवर्धन का फार्मूला निकालते हैं, तो आवर्धन का फार्मूला होता है m इक्वल टू -u इक्वल टू v। हम लोगों को भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात करेंगे तभी हम लोगों का आवर्धन का मान निकलेगा। इसी कारण से हम लोग पहले भी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा बराबर में 1/u का मान कितना हुआ है, तो u का मान है -20 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। -20 हो गया, तो इसका जो है ये इधर आएगा। ठीक है, 1/-25 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जो 1/v है इधर चल जाएगा 1/v। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 1/-25 हो जाएगा, -25 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 1/20 हो जाएगा, और 1/v के भी हो जाएगा 1/v। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकालते हैं, तो 25 और 20 का एलसीएम हो जाता है 100। आप लोग ये निकाल लीजिएगा 100। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 के 100 प्लस का प्लस, और यहाँ जो है वो 5 बार में जाएगा, और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्यों माइनस चिन्ह लगल है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v, यानी कि v का मान कितना आ गया, v का मान इसको पलट दीजिए, v इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग का v का मान आ गया। चलिए इस फार्मूला पुट करते हैं ये वाला फार्मूला में, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू क्या हो जाएगा -u, u का मान कितना है, -u का मान हम मेरा 20 है, ये हो गया। और v का मान कितना निकाले हम लोग, 100 निकाले। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर भी होता है, सो फार्मूला यहाँ पर गलती में लिख दिया हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर ऐसे होता है, m इक्वल टू -v बटा में होता है u होता है। ठीक है, तो m का मान निकालना है, तो v का मान कितना है, यहाँ पर v का मान हो जाएगा माइनस, कितना निकाले हैं हम लोग, v का मान 100 निकाले हैं, 100 हो गया। ठीक है, और इसका जो u का मान है वो कितना है, -20 है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया कितना, m इक्वल टू
20 कितना घटेगा, 20 25 100, यानी कि जो m का मान निकल गया वो प्लस कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो +5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो खाद्य जल के लिए प्रत्येक स्तर पर उपलब्धता ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामवर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो वी आई ये करता है, V2/R ये भी करता है, और 12R ये भी करता है, लेकिन जो 12/R है यानी कि 12/R ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलीय द्रव यानी कि एक्वस हॉमर और लेंस के बीच काला काला उद्घाटन क्या कहलाता है। तो उसको पुतली कहते हैं, जो काला होता है उसको पुतली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो नाइट्रोजन को उपयोग किया जाता है, जिससे मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कभी चिप्स खरीदे होंगे, चिप्स का पैकेट तो हमेशा वो करकरा रहता है, क्यों रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि हवा को वो काम करता है, विद्युत बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम पूछेगा तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगा, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खालिस्तान में बनाती है, कहाँ बनाती है, रेटिना में बनाती है। जो मानव आँख है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, रेटिना में बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। तो घास जो है उत्पादक का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। तो एफसी अम्लों के कारण जो फल होता है पकता है और पत्तियां गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इफेक्टर कहते हैं, प्रभावक या इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत को क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो क्लोरीन फ्लोरीन जो कार्बन गैस है वो ओजोन परत के क्षरण का कारण बन रहा है, और यह कहाँ से निकलता है, तो फ्रिज से CFC गैस निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सोडियम है वो अधिक अभिक्रियाशील है जल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। तो यहाँ पर पहले आप लोग कार्बन करना है, कितना कार्बन है, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया। तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो को बोलते हैं हेथ, और तीन को बोलते हैं प्रोप, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोप। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पर जो CH है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में लगता है ऑल, क्या लगता है, ऑल लगता है। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, तीन कार्बन हो जाएगा, तो प्रोपेन, और लास्ट में ऑल जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C6H12O6 यानी कि जो एक्वस है प्लस CO2 एक्वस है वो अभिक्रिया करके बनाता है CCO6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए, यानी कि वहाँ पर ऊर्जा पूछ रहा है। यहाँ पर जो देख लीजिए, यहाँ जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अभिक्रिया करके कार्बन और जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो है ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा ह्रास हो रहा है, तो ऊर्जा ह्रास होता है उसमें कहते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा का यहाँ पर ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है। तो डेंड्रोट, फिर कोशिका के शरीर, फिर अक्षतंतु, फिर तंत्रिका अंत में जाती है। ठीक है, जो न्यूरॉन के भीतर इतना सारा प्रोसेस होने के बाद सूचना प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए
संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वो क्या है? तो जो 3R है, 3R है, उसको कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, यानी कि कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग करना, इसी को 3R बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर करता है? तो द्वार कोशिकाओं पर, जो द्वार कोशिकाओं पर जल होता है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं जल्द ही इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सॉल्व करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।